हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने लवक, रजधानी, अंतर्प्रद्रवी जालिका ये सब के बारे में पढ़ा था। आज अपन अगला कोशिकांग करते हैं जिसका नाम है गोल्जी बॉडी और गोल्जी काय भी कहते हैं इसको। तो नेक्स्ट हेडिंग गोल्जी काय, इसको अपन गोल्जी बॉडी भी कहते हैं। सबसे पहले गोल्जी काय की खोज एक वैज्ञानिक जिनका नाम है कैमिलियो गोल्जी के द्वारा की गई। 1898 में इसकी खोज की गई थी और उस वैज्ञानिक के नाम के बेस पर, उनके नाम के आधार पर ही इसका नाम दिया गया। उन्होंने जो ये कोशिकांग खोजा था, ये तंत्रिका कोशिका में, उल्लू की तंत्रिका कोशिका में इसकी खोज की थी। तो पहला पॉइंट अपन लिख लेते हैं। इसकी खोज 1898 में कैमिलियो गोल्जी द्वारा तंत्रिका कोशिका में की गई। इसकी खोज 1898 में कैमिलियो गोल्जी द्वारा तंत्रिका कोशिका में की गई और वैज्ञानिक के नाम पर, साइंटिस्ट के नाम पर यह इस कोशिकांग का नाम रखा गया। अच्छा, ये केंद्रक के पास एक घनी रंजित कोशिकांग के रूप में सामने आया और केंद्रक से ये अच्छे से जुड़ा हुआ होता है। जुड़ा होता है एवं देखिए, ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि पूरे केंद्रक से ये जुड़ा होगा, कहीं कहीं पे केंद्रक से जुड़ा होता है, कहीं कहीं उससे दूर भी होता है और अंतर्प्रद्रवी जालिका के ये काफी नजदीक होता है। यह केंद्रक के पास स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। और यह घनी रंजित कोशिकांग के रूप में वहाँ पे दिखता है। अब गोल्जी काय जो है, ये कई इसके घटक होते हैं और उसमें से सबसे मेन होता है जालिकाएं। मतलब ये एक दूसरे से समानांतर ढेर के रूप में, एक दूसरे के साथ समानांतर ढेर के रूप में पाए जाते हैं, जिसे हम जालिकाएं कहते हैं। तो यह जालिका रूप में दिखाई देते हैं। जालिका रूप में मतलब जो कोशिकांग होता है, ये एक दूसरे के साथ समानांतर ढेर में मतलब एक जैसे के साथ मिक्स फॉर्म में दिखाई देते हैं, तो उसे अपन जालिका कहते हैं। अच्छा, इसमें कुछ चपटी डिस्क जैसी संरचनाएं होती हैं, थैलीनुमा संरचनाएं होती हैं, जिन्हें कुंड कहा जाता है। यह चपटी डिस्क जैसी थैलियों या कुंड के रूप में
होते हैं और ये जो कुंड है, कुंड का व्यास होता है 0.5 से 0.5 माइक्रोमीटर से 1 माइक्रोमीटर होता है। कुंड का जो व्यास होता है वो 0.5 से 1 माइक्रोमीटर तक होता है। अच्छा, कुंड की संख्या जो होती है वो गोल्जिकाय में अलग अलग होती है, मतलब एक गोल्जिकाय में कुछ संख्या होगी, दूसरे में कुछ और संख्या हो सकती है, तो इनकी संख्या जो होती है वो अलग अलग गोल्जिकाय में अलग अलग होती है। तो गोल्जिकाय में कुंड की संख्या अलग अलग या भिन्न भी लिख सकते हैं अपन, अलग अलग हो सकती है। चलिए इसको रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे इसके पढ़ते हैं। गोल्जिकाय, गोल्जिकाय की खोज 1898 में कैमिलियो गोल्जी द्वारा की गई थी और तंत्रिका कोशिका में इसको खोजा गया था। तंत्रिका कोशिका में साइंटिस्ट के नाम पर इस कोशिकांग का नाम रखा गया और ये केंद्र के पास स्पष्ट रूप से एक घनी रंजित कोशिकांग के रूप में दिखाई देती है। ये जालिका रूप में दिखते हैं और इसमें और भी घटक होते हैं, जैसे कुंड भी अपन ने यहाँ पे एक और नाम लिखा है, नलिका भी होती है इसमें। यह चपटी डिस्क जैसी थैलियों या कुंड के रूप में होते हैं और कुंड का जो व्यास होता है वो 0.5 से 1 माइक्रोमीटर होता है। ये इंपॉर्टेंट है बहुत। गोल्जिकाय में कुंड की संख्या अलग अलग हो सकती है। अब देखिए, गोल्जिकाय में 2 सिरे होते हैं। अब मैं दोनों के नाम बताता हूँ और क्या उनका महत्व है ये अपन देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है, गोल्जिकाय में 2 सिरे होते हैं। इसमें एक होता है उन्नतोदर सिरा, जिसको अपन निर्माणकारी सिरा भी कहते हैं और यही सिस फेस कहलाता है, सिस फेस। दूसरा होता है उत्तलावतल सिरा, जिसे अपन परिपक्व सिरे के नाम से भी जानते हैं। और ट्रांसफेज कहते हैं। तो ये 2 सिरे हैं। अब देखिए, ये कोशिकांग से जुड़े होते हैं। कोशिकांग मतलब जैसे केंद्रक हो गया या अंतःप्रदवी जालिका हो गई, तो इनके जो नज़दीक होता है वो उन्नतोदर सिरा होता है, यानी निर्माणकारी सिरा होता है। यानी केंद्रक से कोई निकलने वाली चीज़ अगर होगी या अंतःप्रदवी जालिका से निकलने वाली अगर कोई पदार्थ होगा तो वो पहले उन्नतोदर सिरा में जाएगा। अंदर जाने के बाद वो कुंड में कई बार रूपांतरित होता है और कुंड के बाद फिर वो परिपक्व सिरे से बाहर निकल जाता है। फिर अगला पॉइंट है इसका उन्नतोदर सिरा केंद्रक के नज़दीक होता है। केंद्र के नज़दीक होता है। और दूसरी बात ये कि जो अंतर्द्रव्यी जालिका होती है, अंतर्द्रव्यी जालिका होती है उसमें जैसे राइबोसोम होते हैं, तो राइबोसोम क्योंकि प्रोटीन का निर्माण करते हैं, तो वो जो पदार्थ होते हैं अंतर्द्रव्यी जालिका से निकलने के बाद या जो प्रोटीन जैसे जो प्रोटीन पदार्थ होते हैं वो पुटिका के रूप में प्रवेश करते हैं उन्नतोदर सिरे से और वो कुंड में जाके रूपांतरित होते हैं। कुंड में रूपांतरित होने के बाद वो परिपक्व सिरे से बाहर निकल जाते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है इसका अंतर्द्रव्यी
जालिका से बनने वाले पदार्थ एवं इसमें उपस्थित राइबोसोम द्वारा बनने वाला प्रोटीन पुटिका के रूप में गोल्जी काय के उन्नतोदर सिरे से प्रवेश कर कुंड में रूपांतरित होते हैं। कुंड में रूपांतरित होकर परिपक्व सिरे से बाहर निकलते हैं। मतलब केंद्रक से बनने वाला पदार्थ या जो अंतर्द्रव्य जालिका होती है उससे, क्योंकि ये लगभग उससे जुड़ा हुआ रहता है तो काफ़ी इससे संपर्क में, काफ़ी क्लोज कांटेक्ट में होता है, काफ़ी नज़दीक होता है ये। और उसमें जो राइबोसोम होते हैं, अंतर्द्रव्य जालिका में जो राइबोसोम होते हैं उसमें जो प्रोटीन निर्माण होता है वो प्रोटीन पुटिका के रूप में इसके उन्नतोदर सिरे से प्रवेश करता है, कुंड में रूपांतरित होता है और फिर परिपक्व सिरे से बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो इस पॉइंट से ये क्लियर हो गया कि गोल्जी काय जो होता है वो अंतर्द्रव्य जालिका के नज़दीक होता है। फिर एक और इसका कार्य है, ये जो पदार्थ होते हैं उनका संवेष्टन करता है और स्त्रवण करता है, मतलब उसकी पैकेजिंग करता है और सिक्रीशन करता है, मतलब निकाल देता है। और कहाँ कहाँ भेजता है ये अंतरकोशिकीय स्थान में भेजता है और या तो फिर कोशिका के बाहर भेज देता है। यह कोशिका द्रव्य से पदार्थों का संवेष्टन कर उन्हें अंतरकोशिकीय स्थान या कोशिका से बाहर स्रावित करता है। कोशिका द्रव्य से पदार्थ का संवेष्टन कर उन्हें अंतरकोशिकीय स्थान या कोशिका से बाहर स्रावित करता है। इसके अलावा एक बहुत मुख्य कार्य भी है इसका, यह ग्लाइकोप्रोटीन एवं ग्लाइकोलिपिड का निर्माण भी करते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का निर्माण भी करते हैं, ये तो कई बार क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है।
ठीक है, तो ये हो गया गोल्जी काय के बारे में। चलिए इस पॉइंट को इनको अपन रिवाइज करते हैं। गोल्जी काय के दो सिरे होते हैं, एक होता है उन्नतोदर सिरा, इसको अपन सिस फेस, और निर्माणकारी, यहाँ नाम से समझ में आ रहा है ये पदार्थों का संश्लेषण करता है, बनाता है। और दूसरा होता है उत्तल अवतल सिरा यानी परिपक्व सिरा, ट्रांसफेस कहते हैं इसको। और इसका उन्नतोदर सिरा जो होता है वो केंद्र के नज़दीक होता है। केंद्र के नज़दीक भी अपन बोल सकते हैं, अंतर्द्रव्य जालिका के नज़दीक भी कह सकते हैं, क्योंकि ये पदार्थों को वहीं से लेता है। मतलब पदार्थ बनते हैं केंद्रक से या अंतर्द्रव्य जालिका से, और वो इसके उन्नतोदर सिरे में प्रवेश करते हैं। प्रवेश करने के बाद उनका रूपांतरण होता है, रूपांतरित होने के बाद वो परिपक्व सिरे से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, तो इससे ये तो पता चलता है कि ये अंतर्द्रव्य जालिका के काफ़ी नज़दीक होता है। तो यह कोशिका द्रव्य से पदार्थों का संवेष्टन कर उन्हें अंतरकोशिकीय स्थान या कोशिका से बाहर कर देता है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, यह ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन का निर्माण भी करता है। तो ये हो गया गोल्जी काय के बारे में पूरा। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं साइटोपंजर के बारे में। साइटोपंजर को अपन साइटोस्केलेटन भी कहते हैं। साइटोपंजर एक्चुअली होता क्या है, देखिए जो कोशिका का कोशिका द्रव्य वाला भाग है, कोशिका द्रव्य में कुछ प्रोटीन से बने हुए पदार्थ होते हैं जो कोशिका को यांत्रिक सहारा देते हैं, उसको गति करने में मदद करते हैं और कोशिका को आकार भी देते हैं। तो ये प्रोटीन विस्तृत जालिकाएं हैं। प्रोटीन विस्तृत जालिकाएं हैं जो कोशिका द्रव्य में फैली होती हैं। तो आपको इसमें दो चीज़ें याद रखनी है, एक तो प्रोटीन के बने होते हैं और दूसरे कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। इसके अलावा अब जो उनका कार्य होता है वो भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। यह कोशिका को यांत्रिक सहारा और यांत्रिक सहायता गति देना एवं कोशिका आकार बनाने में सहायता करते हैं। कोशिका को यांत्रिक सहारा देते हैं, गति देते हैं और कोशिका आकार बनाने में सहायता करते हैं। तो ये इसके कार्य हो गए। अब साइटोपंजर में अपन यहाँ पे दो नाम देखते हैं, एक होता है कशाभिका और एक होता है पक्षमाप। पक्षमाभिका भी कह सकते हैं, वैसे पक्षमाप कहते हैं सीलिया, और दूसरा होता है कशाभिका यानी फ्लैजिला। तो यहाँ पे मैं दो हेडिंग डाल रहा हूँ, एक होता है पक्षमाप मतलब होता है सीलिया एवं कशाभिका ये होता है फ्लैजिला। अगर इसकी संरचना देखें तो ये वैसे हमने कई कोशिकाओं में देखा भी है, जैसे जैसे एक कोशिका है, कोशिका में छोटे छोटे इस तरह की संरचनाएं होती है, मतलब बालों जैसी संरचनाएं होती हैं, इसको अपन कहते हैं पक्षमाप। और अगर लंबी संरचना होती है जैसे कुछ इस तरह से, तो इसको अपन कहते हैं कशाभिका, ये फ्लैजिला है। मतलब दिखने में ये बहुत छोटे आकार के होते हैं और ये लंबे होते हैं,
और इनका कार्य जो होता है वो कोशिका के साथ साथ आजू बाजू में उनके आसपास जो कोशिका द्रव्य होता है उसको भी ये खिसकाते हैं, जिससे कोशिका को गति मिलती है। तो नेक्स्ट यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ पक्षमाप छोटे आकार के होते हैं, जबकि कशाभिका लंबे होते हैं। सीलिया जो होते हैं छोटे आकार के और कशाभिका लंबे होते हैं। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस बेटा पूछे जाते थे पहले। हालांकि ये तो साइज अपन देख के बता सकते हैं, पर दूसरी बात ये कि इनकी संख्या की बात करें अगर, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो सीलिया है, जो पक्षमाप है, उसकी संख्या ज़्यादा होती है और कशाभिका की संख्या कम होती है। पक्षमाप की संख्या कशाभिका की अपेक्षा अधिक होती है। जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनमें इसकी संरचना अलग होती है प्रोकैरियोट से। जब हम जीवाणु कोशिका के बारे में पढ़ रहे थे तब अपन ने वहाँ पे देखा था कशाभिका की संरचना किस तरह से होती है। कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली के बीच वाले भाग से वो निकलता है और उसमें 3 भाग अपन ने देखे थे, तो वो सब अपन पढ़ चुके हैं, दोबारा उसको रिपीट नहीं कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं कशाभिका और इसकी संरचना जो होती है इनकी संरचना प्रोकैरियोटिक कोशिका से अलग होती है। संरचना इसकी अलग होती है और यहाँ पे जो पक्षमाप होता है, सीलिया जो होता है, ये चप्पू की तरह कार्य करता है। चप्पू की तरह कार्य करना मतलब जैसे आपने देखा होगा कि कई बार जो संरचनाएं होती हैं वो एक साथ एक ही दिशा में काम करती है। जैसे कई बार नाव चलाई जाती है तो नाव में जो डायरेक्शन होता है, जो उसको आगे बढ़ाने का डायरेक्शन होता है, वो सबका एक जैसे ही होता है अगर वहाँ कई सारे लोग उसको चला रहे हैं। ठीक है, तो ये चप्पू की तरह मतलब सारे के सारे एक दूसरे से परस्पर मिलकर क्रिया करते हैं और कोशिका को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। इसके साथ साथ ये कोशिका द्रव्य जो होता है उसको भी अपनी जगह से खिसकाते हैं, पीछे करते हैं, ताकि कोशिका आगे बढ़ती जाए। पीछे करते हैं जिससे कोशिका को गति मिलती है। चलो इसको एक बार रिवाइज करते हैं, फिर इसकी संरचना देखते हैं। साइटोपंजा, साइटोस्केलेटन, ये प्रोटीन वाली जालिकाएं जो कोशिका द्रव्य में पाई जाती हैं, कोशिका को यांत्रिक सहारा, गति देती हैं, आकार भी देती हैं।
अब इसमें अपन दो नाम देख रहे हैं, पक्षमाप यानी सीलिया और दूसरा कशाभिका यानी फ्लैजिला। पक्षमाप छोटे आकार के होते हैं यानी सीलिया छोटा है, फ्लैजिला लंबा होता है, और सीलिया की जो संख्या होती है वो कोशिका में ज़्यादा होती है, फ्लैजिला की संख्या कम होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका से अलग होते हैं संरचना में, और पक्षमाप जो होता है वो चप्पू की तरह कार्य करता है, मतलब सब एक जैसे कार्य करते हैं। सारी सीलिया जो होगा वो एक साथ काम करेंगे, जिससे क्या होगा कि जो कोशिका द्रव है वो थोड़ा थोड़ा पीछे खिसकता जाएगा, और ये कोशिका जिसमें ये लगे हुए हैं पक्षमाप, वो कोशिका आगे बढ़ती जाएगी। तो अब इसकी संरचना देखते हैं ये किस तरह का दिखता है, और यहाँ पे मैं साथ साथ में इसके बारे में लिखता भी जाता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो ये एक कोशिका झिल्ली वाली संरचना है, मतलब इसमें एक झिल्ली बस पाई जाती है। जैसे मैं सबसे पहले ये कोशिका झिल्ली बना रहा हूँ, इसको अपन जीव द्रव्य झिल्ली भी कहते हैं। यह है जीव द्रव्य झिल्ली। तो पहला पॉइंट मैं ये लिख दे रहा हूं, इसमें बाहरी ओर जीव द्रव्य झिल्ली होती है। ठीक है, इसमें जीव द्रव्य झिल्ली होती है। अब इसका जो सबसे भीतरी भाग होता है, इसे अपन कहते हैं अक्षसूत्र, कुछ ऐसा। ठीक है, तो ये अक्षसूत्र है, और ये है केंद्रीय आवरण, मतलब ये केंद्र भाग है, बीच वाला भाग है। इसे अपन कहते हैं केंद्रीय आच्छद। और अंदर की तरफ यहाँ पे दो सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं, जो कि प्रोटीन की बनी होती हैं। ये दो सूक्ष्म नलिकाएं ये प्रोटीन की बनी है, और ये एक दूसरे से सेतु के द्वारा जुड़ी होती हैं। तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ केंद्रीय सूत्र नलिका। इसके मध्य को अक्षसूत्र कहते हैं, जो कि सूक्ष्म नलिकाओं के समूह का बना होता है। जो कि सूक्ष्म नलिकाओं का बना होता है। अच्छा, इसका जो केंद्रीय भाग होता है उसमें दो सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं। यहाँ पे मैं ब्रैकेट में 2 लिख दे रहा हूँ। ये दो हैं, ये इस तरह से। केंद्र भाग में दो सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं। अच्छा, केंद्र में दो तो होती हैं, पर चाहे कोई भी सूक्ष्म नलिका हो, वो प्रोटीन ट्यूब्यूलिन की बनी होती है। सूक्ष्म नलिका प्रोटीन ट्यूब्यूलिन की बनी होती है। अब इसमें बाहर की तरफ दो सूक्ष्म नलिकाएं लगी होती हैं, मतलब बाहर की तरफ दो सूक्ष्म नलिकाओं का युग्म होता है, और ये टोटल 9 होते हैं।
और ये जिस प्रोटीन से जुड़े रहते हैं उसको अपन कहते हैं अरीय दंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। तो ये यहाँ पे मतलब ये परिधि भाग हो गया, बाहर की तरफ हो गया। तो ये बाहर की तरफ 2 सूक्ष्म नलिकाएं इस तरह से लगी हैं। इस तरह से 2 सूक्ष्म नलिकाएं लगी होती हैं, ये आपस में जुड़ी होती हैं और पूरे में ये 2-2 सूक्ष्म नलिकाएं हैं। इस तरह से यहां पे इन दोनों के बीच में इनको जोड़ने वाला, जैसे ये A है और ये B है, ऐसे ये A हो गया, ये B हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया। इसी तरह से पूरे में होता है। और यहाँ पे जो B वाला भाग होता है वो A से जुड़ा होता है, कुछ इस तरह से। मतलब ये इससे जुड़ी होती है और जैसे कई बार ये 5-5 प्रोटीन के रूप में अपन को दिखता है। मतलब ये 5 प्रोटीन ऐसे 2 3 4 5 इस तरह से ये आपस में जुड़ी होती हैं। मतलब कुल 5-5 छोटी छोटी सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं जो इनको जोड़ के रखती हैं। इसको अपन कहते हैं अंतर्द्विक सेतु। मतलब ये वाला जो भाग है जो इनको जोड़ के रख रहा है, अंतर्द्विक सेतु। तो अंतर्द्विक सेतु जो है ये 2-2 सूक्ष्म नलिकाओं को, परिधि सूक्ष्म नलिकाओं को जोड़े रखता है। तो पहले तो ये पॉइंट लिख लेते हैं। परिधि सूक्ष्म नलिका परिधि का युग्म रूप में होती हैं। यह कुल 9 A एवं B 9 होती है। मतलब A और B साथ में मिला के ये टोटल 9 होती हैं। जैसे यहाँ पे अपन ने 9 बनाई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ये 9 है टोटल। और ये परिधि सूक्ष्म नलिका है। सूक्ष्म नलिका प्रोटीन ट्यूबुलिन की बनी होती है, परिधि सूक्ष्म नलिका युग्म के रूप में होती है। ये कुल 9 होती है और ये जिस भाग से जुड़ी होती हैं, ये वाला भाग जो है ये अरीय दंड कहलाता है, सॉरी अरीय डंडा कहलाता है। अरीय डंडा जो होता है वो बाहर की तरफ से सूक्ष्म नलिका और अंदर की तरफ से केंद्रीय आच्छाद से जुड़ा होता है। परिधि सूक्ष्म नलिका अरीय डंडा द्वारा केंद्रीय आच्छाद से जुड़ा होता है। तो इस तरह की जो व्यवस्था होती है, इस व्यवस्था को 9+2 प्रणाली कहते हैं। देखिए यहाँ पे समझने लायक जो बात है, ये जो सूक्ष्म नलिकाएं हैं अंदर की तरफ होती हैं 2, मतलब केंद्रीय भाग में 2 होती हैं। और ये अंदर वाली सूक्ष्म नलिका भी सेतु से जुड़ी होती है।
इसके ऊपर एक आवरण होता है जिसे अपन कहते हैं केंद्रीय आच्छद। ठीक है, ये केंद्रीय आच्छद है, ये जो मैंने लाइन यहाँ पे बनाई है केंद्रीय आच्छद है। बाहर की तरफ होती है एक जीव द्रव्य झिल्ली सिंगल होती है ये, और यहाँ पे बाहर की तरफ यहाँ पे दो दो सूक्ष्म नलिकाओं का युग्म होता है ए बी करके, और ये कुल होती है 9, ये कुल 9 होती हैं। और जो प्रोटीन होता है जो इनको बनाता है उस प्रोटीन का नाम है टिब्यूलिन, यहाँ मैंने नाम लिखा हुआ है, ये भी इंपॉर्टेंट शब्द है टिब्यूलिन, ध्यान रखना है आपको। टिब्यूलिन के द्वारा ये बनी होती है, ठीक है। और जो ये सूक्ष्म नलिकाएं हैं दो ये आपस में जुड़ी होती हैं, और इनको जोड़ने वाले पार्ट का नाम है अंतर्द्विक सेतु। यहाँ पे कुल 5 नलिकाएं इस तरह से छोटे छोटे अंतर्द्विक सेतु के रूप में प्रेजेंट होती हैं। और ये जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था क्या, 9 बाहर की तरफ और 2 अंदर की तरफ, तो इसको अपन कहते हैं 9+2। ध्यान रखिएगा 9+2 ही लिखना है, पता चला अपन ने 11 लिख दिया है ना, 9+2 कर दिया, तो ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। 9+2 प्रणाली पक्षमाप और कशाभिका के लिए होती है। तो इसमें अब मुख्य बातें कौन कौन सी है मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। पक्षमाप जो होता है छोटे आकार का होता है, कशाभिका बड़े आकार का होता है। संरचना जो होती है वो प्रोकैरियोट से अलग होती है। देखा था हमने जब अपन प्रोकैरियोट पढ़ रहे थे, प्रोकैरियोट जीवाणु कोशिका जब पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे जो कशाभिका था, कशाभिका की संरचना अपन ने कुछ इस तरह से बनाई थी, ऐसी, जिसमें ये वाला भाग कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति के बीच में दबा हुआ रहता है, वहीं से निकलता है, और फिर ऊपर की भाग, फिर लास्ट में आगे तंतु जो बड़े रूप में होता है। ठीक है, तो वो अलग हो गया, वो अलग है और ये अलग है। ये यूकैरियोटिक पक्षमाप और कशाभिका की संरचना है। तो इस 9+2 का अगर लिखा आता है कि 9+2 किसके लिए होता है, तो पक्षमाप और कशाभिका, या पक्षमाप कशाभिका के लिए कौन सा होता है, तो 9+2। अभी अपन एक और व्यवस्था पढ़ेंगे 9+0, तो वो अलग होती है, तो वो मैं आने वाली क्लास में आप लोगों को समझाऊंगा। तो आज अपन ने पक्षमाप और कशाभिका वाला पार्ट पूरा किया, ठीक है। तो इसके आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।